नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे शिक्षा के महत्व और उसमें प्राचार्य की महती भूमिका के विषय में और विस्तार से बातें करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज का विश्व बहुत सी विसंगतियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा तो मनुष्यों की नैतिकता, जीवन मूल्यों, विवाह और परिवार नामक संस्था को है। एक समय था जब हमने पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु जब से मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और परिवार से इतर व्यावसायिक संस्थाओं ने काम करना शुरू किया है, तब से ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य अब सामाजिक प्राणी नहीं रह गया। आज के मानव जीवन में किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आप पैसा फेंकिए और आपके सारे काम हो जाएंगे। सारी वस्तुएं, सब प्रकार की सेवाएं पैसे के एवज़ में उपलब्ध हैं। इस व्यवस्था ने मानव जीवन में परिवार के महत्व को, एक दूसरे पर भावनात्मक आश्रय के महत्व को काफ़ी हद तक कम किया है। यहीं शिक्षा और संस्कारों की महत्ता हमें समझ आती है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के सिद्धांत की ओर। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य का विकास वानर से हुआ। मनुष्य पहले 4 पैरों पर चलता था, जैसा कि हमने रुडयार्ड किपलिंग के कैरेक्टर मोगली को देखा। लेकिन जब उसका विकास हुआ तो वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और आगे के पैर उसने हाथ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह मानव सभ्यता के विकास में एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे 2 चीज़ें हुई। पहली तो ये कि मनुष्य का सिर ऊपर पहुंच गया और सिर में उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां अवस्थित हैं। उसकी आँखें, उसके कान, उसकी नाक, उसकी जिह्वा, और उसके बाद जो इंद्रियां आईं वो सब नीचे। उसकी भोगेंद्रियां सबसे नीचे। नीचे उसका आया हृदय, फेफड़े, उदर और सबसे नीचे जननेंद्रियां। तो इस प्रकार एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में किस चीज़ का, किस अंग का कितना महत्व होगा, यह भी स्थापित हो गया। मनुष्य संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चीज़ों को ज़्यादा शिद्दत से अनुभव कर सकता है। स्मृति तो बहुत से जानवरों में है, लेकिन उन स्मृतियों को मैनिपुलेट करके, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर और भविष्य की होने वाली घटनाओं को आकलित करके मनुष्य ही अपने कर्म निर्धारित कर सकता है। और केवल बुद्धि ही नहीं, मनुष्य के मस्तिष्क में विवेक भी होता है और उसकी स्मृतियों के आधार पर, उसके संस्कारों के आधार पर उसका भाव जगत भी निर्मित होता है, जिसका स्थान भी मस्तिष्क है। तो आज का जो युग है वो एक प्रकार से ज्ञान के स्फोट का युग है। इसे मनुष्य ने अपनी मेधा से पैदा किया है अथवा खोज कर निकाला है, किंतु यह ज्ञान जो है वो बड़ा ही विध्वंसकारक है। इसे अल्फ्रेड नोबल ने माना और उन्होंने अपने विस्फोटक पदार्थ के आविष्कार की तोड़ के तौर पर शांति के लिए नोबल पुरस्कार की स्थापना की। तो ये जो जद्दोजहद है बुद्धि और भावना की, ये आधुनिक युग की सबसे बड़ी घटना है। आज समय ऐसा आ गया है कि जब हम इंटेलिजेंस कोशेंट की बात न करके इमोशनल कोशेंट की बात करने लगे हैं। ये इमोशनल कोशेंट आज के जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है या समाजशास्त्र का क्षेत्र है, उसमें एक बड़ी चीज़ के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। मनुष्य को इमोशनल होने की ज़रूरत क्यों है, ये सभी जानते हैं। मनुष्य भावनात्मक रूप से शून्य होकर मनुष्य नहीं रहेगा, और इस भाव जगत को किस प्रकार और पोषित किया जाए, किस प्रकार और प्रखर बनाया जाए, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। ये भाव जगत गलत दिशा में न लग जाए, हमारे विध्वंस का कारण न बन जाए, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल अनुषंगवश मैं गोपाल दास नीरज की एक काव्य पंक्ति आपके लिए उद्धृत करना चाहता हूँ।
वे कहते हैं कि अब तो मज़हब चलो ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। यहाँ तो आग है गंगा में और झेलम में भी, कोई बतला दे कहाँ जाके नहाया जाए। मित्रों, जब भगवान रामचंद्र ने लंका को जीत लिया तो उनके सामने एक विकट प्रश्न पैदा हुआ कि सोने की ये लंका यहीं रहा जाए या वापस अपने अवधपुरी में चला जाए। तब उन्होंने ये चीज़ अनुभव की कि सोना चांदी और भौतिक जितनी समृद्धियां हैं, इनका हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना हमारे रिश्तों का, भाव जगत का महत्व है। इसीलिए उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे सोने की लंका समझ नहीं आती, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, मुझे तो अपनी मातृभूमि चाहिए। आज देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्र विदेश चले जा रहे हैं। क्या उनके माँ नहीं होती? क्या उनकी मातृभूमि नहीं होती? लेकिन भौतिकता की दौड़ में उन्होंने भुला दिए वे सारे भाव, वे सारे पारिवारिक बंधन उन्होंने तोड़ डाले। उन्होंने उस माँ को बिल्कुल अनाश्रित छोड़ दिया। ऐसे प्रसंग सुनने में आते हैं जब युवा अपने माता पिता को बहला फुसलाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे भी प्रसंग सुनाई देते हैं जब युवा अपने माता पिता को एयरपोर्ट तक तो ले जाते हैं, ये झांसा देकर कि हम आपको अपने साथ विदेश ले जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर वे खुद अंदर चले जाते हैं, विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता वहाँ पर भ्रमित होकर पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमें भौतिकता तो सिखाई, हमारे बुद्धि पक्ष को प्रबल तो किया, हमें तार्किक शक्ति तो दी, लेकिन हमारे भाव जगत को बिल्कुल खोखला कर दिया। ऐसी शिक्षा किस काम की है? शिक्षा हमारे चरित्र को सबल करती है, उसमें नैतिकता, आदर्श, मानव मूल्य और अपने परिजनों के साथ साथ विश्व मात्र के बंधुत्व की भावना विकसित करती है। कभी हमने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसके लिए? उदार चरिता नाम तो, जिनका चरित्र उदार हो, जिनके मन में सबके लिए प्रेम की भावना हो। लेकिन चूंकि हमारे मन में प्रेम की भावना है ही नहीं, इसलिए विश्व तो क्या, हम अपने परिवार के लोगों के प्रति भी स्नेहिल नहीं है। ये दिवालियापन शिक्षा हमें दे रही है। इस शिक्षा का कोई अर्थ है क्या? आप ही बताएं। हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो इसलिए नहीं भेजते कि वे खाली कैलकुलेशंस करना सीख कर आ जाएं, ज्ञान अर्जित करके चले आएं, डाटा इंटरप्रिटेशन की मशीनें भरकर चले आएं। इसलिए हम बच्चों को नहीं भेजते हैं। हम बच्चों को इसलिए पढ़ने भेजते हैं कि जो कमी हमारे परिवार के संस्कारों में रह गई उसको कॉम्प्लीमेंट करें हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारी तकनीकी संस्थाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तकनीकी संस्थाएं हमारे बच्चों को भावनात्मक रूप से पूर्ण मनुष्य बनाने में असमर्थ रही हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा की दुकानें हैं। वे पैसे तो बहुत लेती हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो दायित्व है उसका निर्वाह वे नहीं करती हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताएं 8 वर्ष की उम्र तक निर्धारित हो जाती हैं। 8 वर्ष तक बच्चा जो बुनियादी गुण सीख लेता है उन्हीं को और बढ़ाकर और समृद्ध करके वह अपने आगामी जीवन में आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इन शालाओं के शीर्ष पर कौन बैठे होते हैं? इन शालाओं के शीर्ष पर बैठे रहते हैं प्राचार्य, जो अपने शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं, जो अपने छात्रों के समक्ष एक रोल मॉडल बनकर उपस्थित होते हैं। इसलिए उन प्राचार्यों का महत्व सबसे ज़्यादा है बच्चों के चरित्र निर्माण में। हमारी शिक्षा संस्थाएं किस आधार पर छात्रों को प्रवेश देती हैं? उच्चतर शिक्षा की बात कर रहा हूँ। वे
परीक्षा लेती हैं विज्ञान की, गणित की, तर्क शक्ति की, क्या वे भाव जगत की भी शिक्षा देती हैं और भाव जगत की परीक्षा भी लेती हैं? मसलन नीट में रसायन, जीव विज्ञान, इन सब विषयों की परीक्षा ली जाती है। बहुत ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति किसी मरीज की बहुत मन लगाकर सेवा करेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? मन लगाकर वो सेवा करेगा जिसका भाव जगत व्यापक होगा, जो मरीज में अपने स्वजन की छवि देख पाएगा, जो मरीज के दुख से विगलित होगा, द्रवित होगा, पीड़ित होगा, उसके साथ सहानुभूति अनुभव कर पाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पीर पराई जानने वाला व्यक्ति ही अच्छा डॉक्टर हो सकता है। बात एप्टीट्यूड की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं जो हमारे सामने बैठे व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड ही नहीं है, हमारे मन में भावना ही नहीं है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने देश के नागरिकों को भावना प्रबल बनाएं, भावना प्रवण बनाएं उनको, उनके मन में देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट संबंधियों के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए संवेदनशील बनाएं। ये संवेदना जगाने का काम कौन करेगा? इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? माता पिता दे सकते हैं ट्रेनिंग, लेकिन अगर उनके पास वो गुण ना हो तो? सर्वगुण संपन्न कौन है? सर्वगुण संपन्न तो हमारे शिक्षक हैं, हमारे प्राचार्य हैं, जिनके पास हमने अपने बच्चों को इस आशा से भेजा है कि वे हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, मुकम्मल इंसान बनाएंगे। ये दायित्व हमारे प्राचार्य अपना नेतृत्व देकर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।